कैसे अपने दोस्तों को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाने वाले एस राजामौली आज इंडियन सिनेमा के टॉप 5 डायरेक्टर की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है और कैसे उनकी मूवीज इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स को एक के बाद एक तोड़ रही है। इस वीडियो में हम राजामौली की लाइफ से जुड़े हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। एस राजामौली का जन्म 10 अक्टूबर 1973 में हुआ था। फिल्म बैकग्राउंड से कनेक्शन होने के कारण राजामौली को बचपन से ही स्टोरी टेलिंग में काफी इंटरेस्ट था। राजामौली की दादी माँ अक्सर उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के बीच उन कहानियों को अपने तरीके से सुनाते थे। To become a director, first you have to be a storyteller. You have to be a storyteller and you should enjoy the process of storytelling. राजामौली को खुद स्टोरी टेलिंग में मजा आता था, इसीलिए वो अपने पिता के साथ मिलकर नई नई स्टोरीज लिखते थे। लेकिन जब उनकी स्टोरीज पर कोई डायरेक्टर मूवी बनाते थे तो वो मूवी इनके मन के मुताबिक नहीं बनती थी। इसीलिए राजामौली अपने पिता के साथ मिलकर लिखी हुई मूवीज को खुद ही डायरेक्ट करने लगे। राजामौली ने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद राघवेंद्र राव के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जहाँ उन्होंने टीवी सीरियल शांति निवासन को डायरेक्ट किया था और यहीं से उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा था। इसी के साथ उन्होंने एवीएम रिकॉर्डिंग थिएटर में भी काम किया। राघवेंद्र राव शांति निवासन सीरियल की मेकिंग के दौरान राजामौली के काम को देखकर काफी इंप्रेस हुए, जिसके बाद उन्होंने 2001 में अपने प्रोडक्शन हाउस में बनी स्टूडेंट नंबर 1 मूवी को डायरेक्ट करने के लिए राजामौली को चुना। राजामौली और जूनियर एनटीआर ने पहली बार एक साथ इस मूवी में काम किया और लगभग 2 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 12 करोड़ का कलेक्शन कर डाला। राजामौली की पहली मूवी तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन उनकी डायरेक्शन में बनी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स को तोड़ देने वाली मूवी अभी 15 साल दूर थी। 2001 में एनटीआर के साथ काम करने के बाद 2003 में राजामौली ने दोबारा से जूनियर एनटीआर के साथ सामिद्री मूवी में काम किया और दोबारा से हिट मूवी देकर इन दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। सामिद्री मूवी के बाद राजामौली ने 2004 में सई मूवी को डायरेक्ट किया, जिसमें नितिन और जिनीलिया लीड रोल में थे और ये मूवी भी हिट रही। साथ ही इसे 4 नंदी अवार्ड्स भी मिले थे। सई मूवी के बाद राजामौली ने 2005 में प्रभास की छत्रपति को डायरेक्ट किया था और ये राजामौली की लगातार चौथी हिट मूवी थी। ये पहली बार था जब राजामौली ने प्रभास के साथ काम किया था और 12 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 32 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। इसी के साथ मूवी को 2 अवार्ड्स भी मिले थे। 2006 में राजामौली ने विक्रमार कुडू को डायरेक्ट किया, जिसमें रवि तेजा और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में थे और 11 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 23 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसी के साथ आगे चलकर 2012 में इसी मूवी की रीमेक करके राउडी राठौड़ मूवी को बनाया गया। एस राजामौली ने अब तक जिस भी मूवी को डायरेक्ट किया था वो सारी फिल्में हिट हो रही थी। राजामौली ने विक्रमार कुडू के सक्सेस के बाद जूनियर एनटीआर के साथ तीसरी फिल्म यामा डोंगा बनाई, जिसे 2007 में रिलीज किया गया और ये मूवी उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी। यामा डोंगा को डायरेक्ट करने के बाद राजामौली ने पहली बार रामचरण के साथ मागाधीरा में काम किया, जिसे भारी बजट में बनाया गया था। राजामौली को इस मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। साथ ही इस फिल्म ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 9 नंदी अवार्ड भी अपने नाम किए थे। साउथ इंडस्ट्री की यही बात मुझे अच्छी लगती है कि वहाँ जो डिजर्विंग होता है उसे ही अवार्ड दिया जाता है, वरना बॉलीवुड में तो अवार्ड को ही खरीद लेते हैं। मागाधीरा के बाद राजामौली ने एक्टर सुनील के साथ एक मूवी की और फिर उन्होंने पूरे 2 साल लगाकर ईगा मूवी को बनाया और ये मूवी इंडियन सिनेमा की पहली ऐसी मूवी थी जिसमें लाइव एक्शन एनिमेशन और तगड़े लेवल के वीएफएक्स का यूज किया गया था। ईगा मूवी बनाने का आइडिया राजामौली को अपने पिता से आया था, क्योंकि जब वो एक बार काम कर रहे थे तब एक मक्खी लगातार उन्हें परेशान कर रही थी, जिसमें उनके पिता ने मजाक में ये कह दिया कि लगता है ये मक्खी पिछले जन्म का बदला ले रही है। ये बात राजामौली के दिमाग में रह गई, जिसके बाद उन्होंने इस पर पूरी फिल्म बना डाली। इस मूवी का बजट 40 करोड़ के आसपास था और मूवी ने 130 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। राजामौली इस मूवी को बनाने के वक्त इतना ज्यादा पैसिनेट थे कि वो मक्खियों को जार में बंद करके रखते थे ताकि वो उनके मूवमेंट को बारीकी से समझ सके और यही वजह है कि मक्खी मूवी को इतनी बारीकी और खूबसूरती से बनाया गया। ये वक्त था जब राजामौली अपने करियर के टॉप पर थे, क्योंकि उनकी सभी फिल्में हिट हो रही थी। लेकिन तब राजामौली ने 3 साल का ब्रेक लिया, क्योंकि उनकी अगली आने वाली मूवी इतिहास रचने वाली थी। राजामौली की बाहुबली एक ऐसी मूवी बनी जिसने इंडियन सिनेमा का अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया और साउथ की फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में बाहुबली का बड़ा हाथ है। बाहुबली के लिए डायरेक्टर ने अच्छे वीएफएक्स और अच्छे सीजीआई का यूज किया था, जिसे बनाने में 85 करोड़ रुपए और 2 साल का वक्त लगा था। इसी के साथ मूवी के लिए 20,000 हथियार को डिजाइन किया गया था और क्लाइमेक्स वाले फाइट सीन के लिए एक नए भाषा को बनाया गया था, जिसे कालकेय के वॉरियर ने यूज किया था। एस राजामौली ने अपने दादी से बचपन में जैसी रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी थी, उन सब आइडियाज को उन्होंने बाहुबली में यूज किया और अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको दोनों में सिमिलैरिटीज जरूर नजर आएंगी। जैसे बाहुबली और भल्लाल देव महाभारत के कौरव और पांडव को रिप्रेजेंट करते हैं, मूवी में बिजलाल देव का कैरेक्टर धृतराष्ट्र से मैच करता है, जो अपने बेटे को राजगद्दी दिलाना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे धृतराष्ट्र अपने बेटे को राजा बनाना चाहता है और दोनों के बेटे राजा बनने के योग्य नहीं है और दोनों फिजिकली चैलेंज्ड भी हैं। इसी के साथ देवसेना द्रौपदी को रिप्रेजेंट करती है और
कटप्पा भीष्म से मैच करता है, क्योंकि दोनों को वचन पूरा करने के चलते अधर्म से लड़ना पड़ता है। और जैसे भीष्म अपने प्यारे अर्जुन से लड़ते हैं, वैसे ही कटप्पा को ना चाहते हुए भी बाहुबली को मारना पड़ता है। इन सारी चीजों के बाद महाभारत और बाहुबली में और भी कई सिमिलैरिटीज हैं जो हमें मूवी में दिखाई गई है, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। बाहुबली हिट होने के बाद राजामौली ने 2017 में मूवी का दूसरा पार्ट बनाया, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। मूवी के लिए सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक्टर्स ने भी काफी मेहनत किया था, फिर चाहे बात तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखने की हो या फिर तगड़ी बॉडी बनाने की। बाहुबली सीरीज के बाद राजामौली ने 5 साल का गैप लिया और फिर 2022 में उनकी मूवी RRR रिलीज हुई, जिसमें जूनियर NTR और रामचरण लीड रोल में थे। इस मूवी को 2 नेशनल फिल्म अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड और इसके सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर मिला था। मूवी के बजट की बात करें तो इसे 500 करोड़ के भारी बजट में बनाया गया था और मूवी ने टोटल 1385 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। अब आप लोग में से काफी लोगों ने राजामौली की लगभग सारी मूवीज को देखा होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने सिंपल स्टोरीज होने के बावजूद क्यों राजामौली की आज तक एक भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई? देखिए, राजामौली की सारी मूवीज का मेन कॉन्सेप्ट बुराई पर अच्छाई की जीत ही होती है, लेकिन उन्होंने स्टोरीज को स्क्रीन पर प्रेजेंट करने में महारत हासिल की हुई है। उनके मूवीज में इमोशनल डेप्थ होता है, साथ ही कैरेक्टर की बैक स्टोरी भी होती है। जैसे अमरेंद्र बाहुबली की बैक स्टोरी के बारे में बाहुबली पार्ट 1 और 2 में दिखाया गया। RRR में राम और उसके पिता के बैक स्टोरी की बात की गई और मगधीरा में भैरव की अपनी बैक स्टोरी थी। और इन्हीं चीजों को देखकर ऑडियंस उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से अच्छे से कनेक्ट कर पाती है। राजामौली की मूवी में काफी महंगे सेट्स का यूज किया जाता है, जो कि ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होती। इन सारी चीजों के बाद उनकी मूवी में ऐसे सीन जरूर होते हैं जो ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाती है, जैसे मगधीरा में हेलीकॉप्टर वाला सीन, बाहुबली में बड़े स्टोन से दुश्मन पर अटैक करना, पार्ट 2 में महल के अंदर ऐसे नारियल के पेड़ के सहारे घुसना और RRR में जानवरों के साथ एंट्री करना। ये सारी चीजें ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाती है और इसी वजह से उनकी मूवीज अच्छी कलेक्शन कर पाती है। वैसे अब आप बताइए कि SS राजामौली की वो कौन सी मूवीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।